नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। हम लगातार 2-3 दिन से बात कर रहे थे महागठबंधन में पड़ी गांठ की, और ये भी एक कयास लगाया जा रहा था कि इस गांठ के पीछे भी कोई रणनीति है। और दूसरी तरफ माहौल ये था कि महागठबंधन बिखरा हुआ है और महागठबंधन ने जीती हुई बाजी हार दी है। और इसके पीछे कारण ये था कि महागठबंधन में शामिल पार्टियां आपस में ही लड़ रही थी, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। और जाहिर है, जनता के सामने इस तरीके का संदेश जाना राजनीतिक रूप से बड़ा खराब होता है। और ये संदेश जनता के बीच में लगातार जा रहा था। और एनडीए जो पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा, उसने ये नैरेटिव भी जनता के बीच में सेट कर दिया था कि महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है तो वो चुनाव क्या जीतेगा। लेकिन एक पेच फंसा हुआ एनडीए की तरफ से भी रहा। जब देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि सीएम का फैसला एनडीए चुनाव नतीजों के बाद में करेगा, 14 नवंबर के बाद में करेगा, तो इससे कहीं न कहीं एक संदेश जो नीतीश कुमार के मन में गया, और जो एक परसेप्शन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चल रहा था कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और वो शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ये जो परसेप्शन था, इस पे एक तरीके से लगभग मोहर लगा दी थी अमित शाह ने, ये कहते हुए कि कौन होगा कौन नहीं होगा ये चुनाव के नतीजों के बाद में तय किया जाएगा। मतलब ये तो बात एनडीए के लोग कहते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है एनडीए, लेकिन उनको सीएम कहने पे एनडीए के लोगों में भी बड़ा वो था। उसका शायद नीतीश कुमार को भी बुरा लगा। और एक बार हमने आपसे चर्चा भी की थी कि जब पटना में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार ने तंज भी कसा कि मैंने आपका इंटरव्यू पूरा देखा 48 मिनट का। तो ये सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन वो चीज़ कम थी। महागठबंधन की जो रार है वो बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा ये लगा था कि अब इसमें गांठ पड़ गई, ये टूटेगी, ये खुलेगी नहीं। और इस दौरान पिछले 48 घंटे से जो बिहार से खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि महागठबंधन के टिकट बेचे गए हैं। और आज सुबह से एक कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं उनका वीडियो और ऑडियो एक वायरल हुआ, जिसमें वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उसमें ये साफ बात आ रही है कि उनके बस में कुछ नहीं रहा, यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथ में कुछ नहीं रहा, और जो कुछ फैसला किया है वो कुछ लोगों ने किया है। वहाँ पर हाथी घोड़ा खेल क्या मालूम क्या क्या इस तरीके की बातें हुई, उससे भी ये लगा कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। लेकिन आज एकदम बाजी पलटती हुई नज़र आती है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस ने, या जो कांग्रेस की ओर से बिहार चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने जादूगरी दिखाई। कल वे पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के बाद में उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, राबड़ी देवी से मुलाकात की, और खुद तेजस्वी यादव भी वहाँ पे मौजूद थे। और उससे ये लगा कि कुछ ना कुछ अशोक गहलोत वहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो महागठबंधन में जो गांठ है उसमें कुछ ना कुछ उसका समाधान निकलेगा। आज उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ही दिया। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया है। और जो महागठबंधन की एक और अहम पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जिसके अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं मुकेश सहनी, जिनकी वजह से गठबंधन बार बार टूटने के संकेत मिल रहे थे, और राहुल गांधी के इंटरवेन करने के बाद में वो रुके, और आज उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। और साथ ही अशोक गहलोत ने यह कहा कि अभी और भी रास्ते खुले हैं। तो जानकारों का ये कहना है कि ये इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सीट शेयरिंग पे जो हल्ला मचा था उसको ख़त्म करने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है। और ये उनका दाव जो है, इस दाव ने
एक संदेश तो दे ही दिया है कि महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ रहा है। कारण कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता एक मंच पे मौजूद थे। तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी भी थे, और लेफ्ट पार्टीज के नेता भी थे, और कांग्रेस के नेता भी थे। और इसका एक जो लबोलबाब निकल के आ रहा है, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने की वो मांग भी कर रहे थे। उनको 15 सीटें तो वैसे मिल ही गई, और वो मुख्यमंत्री पद की घोषणा उनके नाम से करने की एक मांग कर रहे थे। वो मांग भी आज उनकी पूरी हो गई। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि अभी ये एक शुरुआत है, और चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद में कुछ और लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी किया जा सकता है। अब आपको ये बताऊं, इसको राजनीतिक पंडित जो हैं अशोक गहलोत की इस चाल को, इसको नाम दे रहे हैं प्लान डीसी। प्लान डीसी मतलब प्लान डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और अगर अशोक गहलोत की राजनीति अगर ये है तो उनकी ये कोशिश होगी कि चुनाव में अगर खुदा न खास्ता महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो एक नहीं 4 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान लेके गए हैं। और मुझे लगता है कि ये ही एक कारण रहा है कि आज महागठबंधन में एकता दिखाई दी है। लेकिन अशोक गहलोत का एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी सब आपने सुना होगा, लेकिन एक बयान जो है वो अशोक गहलोत का, वो मैं आपको खास तौर पे याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने ये कहा कि लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, इस चुनाव में लड़ाई उस सिस्टम से है जिसने बिहार को पिछड़ेपन में धकेला है। राजनीतिक रूप से देखें तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, और महत्व यह है कि अशोक गहलोत ने ये एक रास्ता खुला रखा है कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करता है, चुनाव परिणाम खंडित आते हैं, हंग असेंबली की स्थिति होती है, तो नीतीश कुमार के लिए भी रास्ता खुला रखा है। उन्होंने तोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो आज की जो बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है, हम नहीं कहते कि इसका कोई फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा, लेकिन एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ है कि नीतीश कुमार को अगर एनडीए सीएम का प्रत्याशी घोषित नहीं करता है और महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम घोषित कर दिया है, इसका कुछ न कुछ फर्क तो मतदाताओं पे पड़ सकता है। और आज जिस तरीके से तेजस्वी ने जो बात की है कि मैं सीएम नहीं, मैं बिहार बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मतलब नया बिहार बनाने की उन्होंने बात की है, तो इसका इफेक्ट भी जाएगा। उन्होंने हर घर को नौकरी देने का अपना वादा, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, वो भी उन्होंने दोहराया है। तो वैसे भी बिहार के अंदर जो है उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि यहाँ के लोग बाहर जाके दिहाड़ी क्यों करें, बाहर जाके उद्योगों में काम क्यों करें। ऐसी नीति लाई जाएगी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिले, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरा, चूँकि एक महिला फैक्टर भी चुनाव में काम करता है, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आजीविका योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले हैं, और उसकी एक दूसरी किस्त भी जो है जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन नीतीश कुमार जी ने डाली है। लेकिन इसकी काट के लिए तेजस्वी जीविका दीदी नाम की एक योजना की बात लगातार कर रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए की मदद महिलाओं को की जाएगी। तो ये कुल मिला के महागठबंधन ने जो एक बार उलझा हुआ जो लग रहा था, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक संदेश तो जा रहा है कि महागठबंधन एक हो रहा है। अब वो किस तरीके से मुकाबला एनडीए का कर पाएगा, ये एक अलग बात है। आज की तारीख में एनडीए ने जो एक बढ़त हासिल कर रखी थी, उस बढ़त के मुकाबले में आने की महागठबंधन ने कोशिश ज़रूर की है। और आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात मैं आपको और करना चाह रहा हूं कि जो मैंने अभी चर्चा की कि टिकट बेचने के आरोप कांग्रेस के विधायक ने लगाए हैं और भी वहां के लोगों ने लगाए हैं, और इसका जो सारी उंगली जो उठ रही थी वो बिहार के कांग्रेस प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू, उनके तरफ उठाई जा रही थी। और उनकी कई बताते हैं कि शिकायत भी हुई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि वो मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। स्टेज पे जितने लोग बैठे थे उनमें कृष्णा अल्लावरू ने एक शब्द भी नहीं बोला या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इससे जाहिर है कि कांग्रेस जो है वो बिहार चुनाव के बहाने
अपना राजनीतिक जीवन, नया राजनीतिक जीवन ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये भी बर्दाश्त किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो बैकग्राउंड लगा था, बीजी लगा था, उस बीजी पे सिर्फ एक फ़ोटो थी और वो फ़ोटो थी तेजस्वी यादव की। और घोषणा से पहले ही उस पर एक नारा लगा हुआ था, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। तो ये अपना आप में बहुत संकेत है कि कांग्रेस ने भले ही तेजस्वी यादव के सामने झुक के उनको सीएम फेस घोषित किया हो, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस की राजनीति भी कुछ हो सकती है। वो क्या राजनीति हो सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का कोई फ़ायदा मिलेगा, या एनडीए को भी मजबूरी में ही सही नीतीश कुमार को या किसी और को सीएम का फेस घोषित करना पड़ेगा? आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। कल आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।